welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Well, the topic which I am going to discuss today, that how American sanctions proved a blessing in disguise for Iran. आज जो मैं टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस तरह से अमेरिका के जो सैंक्शंस थे वो ईरान के लिए एक नेमत साबित हुए। आज हम ईरान के उस सबसे बड़े हथियार की बात करने जा रहे हैं जिसने आज मिडल ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो बदल दिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ईरान के सबसे बड़े हथियार। आज हम आपको ईरान के सबसे बड़े हथियार की अनसुनी कहानी जो है सुनाने जा रहे हैं, जिसको आप लोगों ने शायद ही पहले कभी सुना होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ईरान के ख़िलाफ़ इस जो बड़ी जंग हो रही है, चाहे वो इसराइल के साथ में हो, चाहे अमेरिका के साथ में हो, या बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, बाकी जो अरब के देश हैं, इन सभी के लिए अगर कोई हथियार, अगर कोई वेपन जो कि सरदर साबित हुआ है तो वो कुछ और नहीं है बल्कि ईरान का ड्रोन है। ईरान की जो ड्रोन्स पावर है वो है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान के ड्रोन की कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो ये काफ़ी पीछे की है। ये जो शुरू होती है काफ़ी पीछे से शुरू होती है। 1980 और 81 के उस दौर से कि जब दुनिया में शायद ही ड्रोन का जिक्र किया जाता होगा। लोगों को ड्रोन के बारे में उस वक्त इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं था, बल्कि ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने ड्रोन का नाम भी नहीं, उस वक्त जो है ड्रोन का नाम भी नहीं सुना होगा। 80 और 81 के उस दौर की जब इराक़ और ईरान की जो है जंग शुरू हुई, आपको पता है सद्दाम हुसैन के इराक़ ने जब कुछ अरब देशों की सपोर्ट और अमेरिका की सपोर्ट के साथ ईरान के ऊपर हमला किया, तो उस ज़माने में ईरान के हालात ऐसे थे कि उसके पास अमेरिका के मुकाबिल में कुछ भी नहीं था। अगर हम बात करें, ना तो उसके पास एडवांस जो है फ़ाइटर जेट्स थे, ना तो ड्रोन्स थे, ना तो मिसाइल्स थी। मगर चूँकि आपको मालूम है कि इनकलाब जो है वहाँ पर आ चुका था, वहाँ पर जो ईरान की जो क्रांति थी, वहाँ की जो रेवोल्यूशन थी वो कामयाब हो चुकी थी। अब ईरान के ऊपर जो है अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस जो है लग चुके थे। इन्हीं सैंक्शन की वजह से अमेरिका के जो इंजीनियर्स थे, अगर हम बात करें पहले शाह के दौर में, जो इंजीनियर्स जो पहले अमेरिका के जहाज़ों को मेंटेन करते थे और जंग में जो है इस्तेमाल के काबिल बनाते थे, वो भी ईरान को छोड़ के जो है जा चुके थे। और तो और इन जहाज़ों के लिए कुछ ज़रूरी जो अगर हम बात करें जो पुर्ज़ों की, तो वो भी जो है ईरान के पास नहीं थे। अब अमेरिका की तरफ से ये सारे जो पुर्ज़े, ये जो इक्विपमेंट्स है वो मिलना बंद हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर जो रिजीम थी वो चेंज हो चुकी थी। वहाँ पर जो शाह की जो पपेट हुकूमत थी, शाह जैसा कि आपको मालूम है कि शाह जो था अमेरिका का पपेट था, अमेरिका का पिट्ठू था, वो वहाँ से जो है जा चुका था। अमेरिका की तरफ से मिलने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो बंद हो चुके थे। इसलिए अगर हम देखें तो पहले ज़माने के जो अमेरिका के जो फाइटर जेट्स यहाँ पर थे वो भी यूज़लेस हो चुके थे। मतलब जंग के बीच में अगर हम देखें तो ज़मीन पर अगर जो ईरान के पास कुछ भी नहीं था, ना तो ज़मीन में कुछ था, ना तो आसमान में उसके पास कुछ था, ना तो अपने को डिफेंड करने के लिए ना ज़मीन में कुछ था ना आसमान में। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें जो इराक़ था, उसके पास एक अच्छी खासी एडवांस जो है एयरफोर्स अमेरिका की मदद से जो है वो मौजूद थी, और उसको लगातार बाहरी जो ताकतें थी यानी कि जो वेस्टर्न पावर थे उनसे मदद मिल रही थी। अब होता ये था कि इराक़ के जो एडवांस जो फाइटर जेट थे वो बहुत आसानी के साथ ईरान को जो है स्पाई करते थे, वहाँ की जासूसी करते थे। मतलब ईरान की ज़मीन के अंदर उसकी फ़ौज की जो पोजीशन वगैरह होती थी उसका जो है डेटा आते थे और उठा कर ले जाते थे, फिर अपनी फ़ौज को भेजते थे, और फिर ईरान की जो फ़ौज होती थी उसके बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर जो है पूरी एक्यूरेसी के साथ अटैक कर देते थे। यानी कि ईरान के जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब थे। ईरान के पास इसका कोई भी तोड़ मौजूद नहीं था। वो इस मामले में पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर आ गया था। अब उसको जल्द से जल्द किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए वो उस जंग में न केवल बना रहे बल्कि अपना डिफेंस भी कर सके। ये जंग कोई मामूली जंग नहीं थी, बल्कि अगर हम बात करें तो ये ईरान के एग्जिस्टेंस की जंग थी, ईरान के वजूद की जंग थी। ईरान ने बहुत सारी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ईरान को इसका कोई तोड़ जो था हासिल नहीं हो रहा था। वजह ये थी कि अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न पावर थे उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्त जो है इकॉनमिक सैंक्शंस जो है लगा रखे थे। किसी भी तरह की जो टेक्नोलॉजी थी वो बाहर की दुनिया से वो ख़रीद ही नहीं पा रहा था। वजह साफ थी कि अमेरिका और बाकी जो वेस्टर्न पावर थे उनकी तरफ से ईरान के ऊपर बड़े लेवल के इकोनॉमिक सैंक्शंस से। आज जबकि हालात इतने बदल चुके हैं, तब भी आप देख सकते हैं कि आज भी जो कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका के डर और दबाव में आज ईरान से तेल नहीं ख़रीद रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आज से उस ज़माने में हालात जो है क्या रहे होंगे, जबकि ईरान के पास आज आप देख सकते हैं कि आज जबकि ईरान एक मज़बूत जो है पोजीशन में है,
उसके बावजूद भी जो डरे सहमे कंट्रीज़ हैं वो ईरान से तेल आज भी नहीं खरीद रहे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि उस ज़माने में हालात क्या होंगे। तो बड़े-बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है उसके ऊपर लगे हुए थे। उनकी वजह से अब वो इस काबिल नहीं रहा था कि बाहर की किसी ताकत से इस तरह की कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो ख़रीद सके। वेल, इसलिए अब धीरे-धीरे जो ईरानियन लीडरशिप थी, अब उसने ये फ़ैसला किया कि उसे ये फ़ैसला करना पड़ा, या तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि वो बाहर से इस तरह की किसी भी चीज़ ख़रीदने के बजाय जो है ख़ुद मुख्तारी जो है करे। ख़ुद मुख्तारी यानी कि ऑटोनॉमी जो है उसकी होना चाहिए, अपनी जो है सेल्फ रिलायंट उसे जो है बनना चाहिए। इसके ऊपर जो है वहाँ की जो लीडरशिप थी उसने ये डिसीजन लिया कि एक तरफ जो है एक तरफ उन्होंने डिसीजन लिया कि एक तरफ तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे, उसको तैयार करेंगे। प्लान जो था उनका बिल्कुल सिंपल था कि अगर हमारे पास इस तरह के एडवांस फाइटर जेट जो है मौजूद नहीं है कि जिनके ज़रिए से हम दुश्मन को उसी तरह से जासूसी कर सकें या हम उसके साथ में जो है मुकाबला कर सकें, तो हम इस तरह के जहाज़ तो बना नहीं सकते हैं कि जो कि इतने बड़े हों। हम ऐसा करते हैं कि इसके मुकाबिल में हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि सस्ता भी हो और जो कि जो उनके साथ में मुकाबला भी कर सके। तो आप देखिए क्या हुआ, बिल्कुल इसी तरह के उन्होंने जो है जो बड़े जहाज़, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बड़े जहाज़ों की हूबहू जो शक्ल होती है, खिलौने बनाए जाते हैं, ठीक इसी तरह से उन्होंने बच्चों के जो खेलने वाले खिलौने होते हैं उसी साइज़ के, ना तो सिर्फ छोटे बल्कि हल्के, बहुत ही सस्ते दुश्मन दुश्मन के मुकाबले में उन्होंने ड्रोन्स बनाना शुरू करे। और इनका अगर हम देखें तो इनका सुराग लगाना भी जो है बहुत मुश्किल था। आप अगर देखें ये इतने छोटे थे, लेकिन उन्होंने उसको इस बाखूबी बनाया कि वो डेटा को जो है कलेक्ट कर लें, मतलब कि जानकारी जो है उसको वो इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए। बस अब यहाँ से शुरुआत हुई। 1981 के आसपास में ही ईरान ने अपने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया और इस मंसूबे की जो बुनियाद थी वो इस्फ़हान यूनिवर्सिटी में रखी गई, जहाँ पर कुछ बच्चे, जिन्हें आप कह सकते हैं टीनेजर्स जो स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के जो टीनेजर स्टूडेंट थे, उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत ही शिद्दत के साथ काम करना शुरू किया। अगर आप देखिए जो चीज़ ईरान को दूसरे जो ममालिक हैं, दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनसे जो अलग करती है वो है वहाँ का प्रैक्टिकल साइंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर। आज आप देखेंगे कि ईरान जो है उसका जो ज़ोर है वो प्रैक्टिकल साइंसेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि वहाँ पर थियोरी के साथ-साथ जो है प्रैक्टिकल साइंसेस के ऊपर जो है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। वेल, तो शुरुआती दिनों में इस्फ़हान यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद एक छोटी-सी वर्कशॉप थी, यानी कि फ़िज़िक्स की लैब थी। वहाँ पर एक छोटी-सी वर्कशॉप थी। इस वर्कशॉप में ही इन तमाम चीज़ों का जो है अड्डा बनाया गया, जहाँ पर इंजीनियरिंग के जो टीनेजर स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको जो है तरबियत दी गई। इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन से लेकर तैयारी के जितने भी मराहिल थे, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, जितने भी पहलू थे, उनमें 3 नौजवान जो थे उन्होंने सबसे अहम किरदार जो अदा किया। ये तीनों ही नौजवान जो थे, इनमें से एक जो थे सैयद रुहुल्लाह ख़ुमैनी, जो जैसा कि आपको पता है जो इनक़लाब इस्लामी के जो बानी थे, रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो थे, उनके इनक़लाब से ये तीनों जो थे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। आपको पता है कि उस ज़माने में जो इनक़लाब था वो बस नया-नया आया था। इनमें से पहले का नाम था फर्शी था, जो कि सिविलियन जो है पायलट थे। उनको उन तमाम चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी थी जो एक, देखिए आप, जो चीज़ें एक जहाज़ को उड़ाने के लिए चाहिए होती हैं। दूसरे का नाम सईद था, जो कि एक फ़िज़िक्स के स्टूडेंट थे, जबकि तीसरे का नाम जो था मसूद ज़ाहिदी था, जो पेशे से तो एक सुनार थे। आप देखिए ये जो 3 थे, इसके अलावा जो टीनेजर्स जो बच्चे थे इस्फ़हान यूनिवर्सिटी के, उन्होंने साथ में जो है मिल के काम किया। आप अगर देखिए तीनों ही नौजवान जो थे इस्फ़हान यूनिवर्सिटी की छोटी सी एक गुमनाम वर्कशॉप में 2 साल तक जो है जी तोड़ मेहनत करते रहे। इनका काम ये होता था कि उस वर्कशॉप में वो डिज़ाइन वगैरह तैयार करते थे और फिर वहाँ के ईरान की जो कुछ पर्टिकुलर जगहों में जो उनके बड़े-बड़े खुले हुए मैदान हैं, वहाँ पर उसका वो टेस्ट करते थे। एक अरसे तक ये मेहनत करते रहे। एक अरसे की मेहनत के बाद जब इन लोगों की तरफ से इनका प्रोजेक्ट जो है मिलिट्री लीडरशिप के सामने पहली बार पेश किया गया, तो आप देखिए हुआ क्या। जब इसे पेश किया गया तो मिलिट्री के जो कुछ अफ़सर थे, जब उन्होंने, जो कुछ अफ़सरान थे, जो ऑफ़िसर्स थे, उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट को देखा तो देखते ही उन्होंने हँसना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों का ये प्रोजेक्ट जो था बच्चों के किसी रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह महसूस हो रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि इसको बनाया भी किसी बच्चे ही ने है। उसकी वजह ये थी कि ग्लूकोज़ की जो खाली बोतलें होती हैं, उसमें एक फ्यूल टैंकर के तौर पर इस्तेमाल की गई थी, यानी कि जो ग्लूकोज़ की खाली बोतलें थीं, उनको जो है इन ड्रोन्स का फ्यूल टैंकर बनाया गया था।
और इसका जो पंखा था वो भी हाथों से ही बनाया गया था। मगर अगर आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात थी ये थी कि ये खिलौने वाला जहाज़ 1983 में पहली बार 40 किलोमीटर दूर इराक़ी फ़ौज की जो पोजीशन थी उसके ऊपर उड़ने में बखूबी कामयाब रहा। बच्चों के खिलौने की तरह दिखने वाला ये जहाज़ न सिर्फ कामयाबी के साथ वापस लौट कर आया, बल्कि अपने साथ बिल्कुल क्लियर और इस्तेमाल के काबिल जो है तस्वीरें भी लेकर आया। वेल अगर हम देखें ऐसी तस्वीरें थी कि जिनमें इराक़ी आर्मी की जो पोजीशन थी उनको साफ-साफ देखा जा सकता था। अब ये जो ईरान की कामयाबी थी, ये जो इन बच्चों की कामयाबी थी, इस्फ़हान यूनिवर्सिटी के जो बच्चे थे, उनकी जो कामयाबी थी, इसने ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको काफ़ी सरप्राइज़ कर दिया और वो फ़ौरन जो है हरकत में आ गई। उन्होंने फ़ौरन ही यहाँ पर आप देखेंगे रास नाम की एक बटालियन बनाई, जिसने फिर बाकायदा तौर पर ईरान का जो ड्रोन प्रोग्राम था उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। उसके बाद ये जो ड्रोन प्रोग्राम था, अब इस्फ़हान यूनिवर्सिटी की एक छोटी-सी वर्कशॉप से निकल कर आपको पता है IRGC के जो बड़े-बड़े कमांडर्स हैं उनके अंडर में, आपको पता है कि ईरान की जो फ़ोर्स है ईरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प जो है IRGC जिसको हम कहते हैं, उनके कमांडर्स के अंडर में आ गई। इन लोगों ने अब बड़े लेवल पर इन ड्रोन्स को जो है तैयार करने के लिए जो बेशुमार ज़रूरी पुर्ज़े वगैरह थे उनकी जो है उनके ऊपर काम करना शुरू किया। उसके लिए इन्होंने दुबई के अंदर बहुत सारी कंपनियों का एक जाल बिछाया। जैसा कि आपको पता है कि उस वक्त जो है अमेरिका के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए थे, तो इन्होंने ये काम जो है बड़े खुफिया ढंग से किया। इसके अलावा सिंगापुर के अंदर भी जो एजेंट्स हैं उनके ज़रिए से आप देखेंगे तो दर्जनों देशों से बहुत सारे ज़रूरी पुर्ज़े ख़रीदने शुरू किए गए। दुनिया के अलग-अलग देशों से इन्होंने दुनिया के जो अलग-अलग ममालिक थे उनसे अलग-अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके खुफिया तौर पे जो पुर्ज़े थे वो पहुँचाए जाया करते थे। फिर इन सभी को ईरान जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। 1987 में आतियात अभी जो रास बटालियन थी इसने जो है अपने ड्रोन्स के ऊपर कैमरों के अलावा जो है वेपन्स लगाने शुरू कर दिए। यानी कि पहले ये जो है जानकारी जुटाते थे, लेकिन अब ये हमलावर हो गए, अब ये अटैक के काबिल हो गए। ज़ाहिर है कि इस काम को करने के लिए जैसा कि आपको पता है कि जो खाली जब तक जो है जानकारी जुटाना थी वो एक अलग मरहला था, लेकिन जब इनको अटैक के काबिल बनाना था तो ये एक अलग मरहला था। इस काम को करने के लिए बिल्कुल अलग तरह की टेक्नोलॉजी, अलग तरह की महारत की ज़रूरत थी, अलग तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरान बिल्कुल शुरू से ही क्लियर था कि उनको जो कुछ करना है ख़ुद करना है, उनको सेल्फ रिलायंट बनना है उनको ख़ुद मुख्तार बनना है, उनको अपने देश में ऑटोनॉमी लाना है, अपने ईरान के अंदर ही करना है जो कुछ भी उन्हें करना है। तो उन्होंने फिर किया भी ऐसा ही। आखिरकार इस तरह का जो पहला ईरानियन ड्रोन जो था वो वजूद में आ गया और जिसको उन्होंने नाम दिया मुहाजिर। 1988 में ईरान ने फिर दुनिया के उन सबसे पहले देशों में ईरान जो था 1988 में दुनिया के उन सबसे पहले देशों में से एक बन गया कि जिसने इस तरह के ड्रोन को जंग के मैदान में उतार दिया था। यानी कि आज से पहले किसी ने भी जंग के मैदान में ड्रोन्स को नहीं उतारा था। हाँ, वो बात अलग है कि इस दौर में ईरान का जो ड्रोन प्रोग्राम था वो काफ़ी इनिशियल स्टेज में था, शुरुआती मरहले में था। इसलिए इनकी जो उड़ने की जो कैपेबिलिटी थी, इनकी जो फ्लाइंग कैपेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। 50 किलोमीटर दूर तक ही इनके ड्रोन जो है जाते थे। लेकिन ये जो मरहला था यहीं पे नहीं रुका। ईरान धीरे-धीरे तरक्की करता रहा। 2026 आते-आते ईरान ऑलरेडी ऐसी एडवांस ड्रोन टेक्निक में जो है ऐसी ड्रोन टेक्निक के मरहले में आ चुका था जिसने मिडल ईस्ट की जो मौजूदा तस्वीर थी उसको बदल के रख दिया। मौजूदा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं था जो महफूज हो। ईरान से हज़ारों किलोमीटर दूर भी जो टारगेट मौजूद थे वहाँ पर भी ईरान जो था हमला करने में कामयाब हो गया। शुरू में जो ईरान के जो ड्रोन्स हुआ करते थे वो बिल्कुल बच्चों वाले एक रिमोट कंट्रोल जहाज़ की तरह हुआ करते थे यानी इसको उड़ाने वाला इसको देखता रहता था, मगर फिर वक्त के साथ साथ इनमें एक ऐसा सिस्टम ऐड कर दिया गया, इसकी प्रोग्रामिंग करी गई, यानी कि अब सब कुछ खुद ही से हो सकता था। अब इसको किसी देखने वाले की ज़रूरत नहीं थी। एक बार बस आपको इसको टारगेट करना होता था, बाकी का जो बचा हुआ सारा काम था ये ड्रोन खुद ब खुद करता था। धीरे धीरे अब ईरान ने अपने इस ड्रोन प्रोग्राम को इतना ज़्यादा बढ़ाया, इतना एडवांस कर दिया कि 2022 आते आते पूरी दुनिया जो थी वो हैरान कुन हो गई जब रशिया और यूक्रेन की वॉर जो है शुरू हुई। और आपको पता है कि शुरुआती मराइल में जो यूक्रेन था वो रशिया के ऊपर बढ़त बनाए हुए था। अच्छा, रशिया एक छोटा अगर हम देखें यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो यूक्रेन एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो रशिया के ऊपर बढ़त जो था अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के वेपन्स
पूरा वेस्टर्न पावर उसके पीछे था, जिसकी वजह से वो रशिया के ऊपर जो है बढ़त बनाया हुआ था। लेकिन ये जो बढ़त थी, इसको बैकफुट पे लाने के लिए जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर थे, वो यही ड्रोन जो थे वो साबित हुए। जैसा कि आपको पता है, शाहिद और कामकाजी जो ड्रोन थे ईरान के, जिसको ईरान ने रशिया को दिया था, उन्होंने वहाँ ज़बरदस्त तबाही मचाई। ईरानी मेड ड्रोन जो थे, जिसे रीप द वॉर इन यूक्रेन अपीयरिंग इन द गेटफिटिंग एयर डिफेंसेस, आप देखिए ये जो है सेंटेंस जो था ये यूज़ करा गया वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसीज़ थी। इसके अलावा हम देखें अभी जो मौजूदा जंग है, इसमें सऊदी अरबिया, बहरीन, क़तर, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन सब जगहों पे ईरान के जो ड्रोन्स उन्होंने ज़बरदस्त जो है तबाही मचाई। और 2026 में आप देखेंगे ईरान वर्सेस जो अमेरिका और इजराइल के बीच जो लड़ी जाने वाली जंग थी, उसमें ईरान के ड्रोन जो थे उन्होंने क्या कुछ नहीं कराए। ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ पर आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि ईरानियन ड्रोन ने अमेरिकन या फिर अरब जो ताकतें हैं, उनको पहली बार हैरान कर दिया है। 2026 ही नहीं, ये जो था 2019 का वक्त था, जबकि सऊदी अरबिया की जो अरामको तेल कंपनी है, उसकी फैसिलिटीज़ पर जो है उसकी फैसिलिटीज़ पर ड्रोन का हमला हुआ। ये हमला ईरान ने नहीं किया था, ये हमला जो था ये हमला किया गया था हूतीज़ की तरफ से। इसमें जो है अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ, हमले की जो जिम्मेदारी थी वो यमन के हूतियों ने ली। मगर सबको पता था कि ये हमला तो हूतीज़ ने करा है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो ड्रोन्स हैं, वो ईरान के हैं। अमेरिका को पूरा डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पर लगा हुआ था, वो पूरी तरह से नाकाम हुआ। हाँ, जिसको दुनिया का सबसे एडवांस जो है सिस्टम माना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि उनके जो पैट्रियट और उनके एरो 3 और तमाम उनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, आयरन डोम वगैरह, इन सबको भेजता हुआ उसने आरामको पे ज़बरदस्त जो है तबाही मचाई। पहला फैक्टर तो ये है कि ईरान के ड्रोन जो है हद से ज़्यादा सस्ते होते हैं। क्यों ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो इतने कार-ए-आमद हैं, इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं? उनके पीछे का रीज़न ये है कि ईरान के जो ड्रोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, जबकि इसको रोकने के लिए ये जो तमाम ताकतें, यानी कि जो वेस्टर्न पावर्स है, अमेरिका है, इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। और इनको इस्तेमाल करने की जो इंटरसेप्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं, वो इन ड्रोन से कई 100 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। और यहाँ पर जो दूसरा अहम फैक्टर है, वो ये है, जो ड्रोन जो होते हैं ये कम स्पीड से उड़ते हैं और ये नीचे उड़ते हैं, जिसकी वजह से जो एडवांस रडार होते हैं उसकी पकड़ में ये नहीं आते हैं। तो अगर हम बात करें ईरान की इन ड्रोन्स की जो कहानी है, जो आजकल पूरी की दुनिया में चर्चाओं में है, आप देखिए कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका के जो सैंक्शंस थे उन्होंने ही आज ईरान को जो है इस काबिल बना दिया कि आज वो खुद मुख्तार बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।